अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉपिक फॉसिल्स को। ये फेडरल, पंजाब, सिंध और केपीके की क्लास 10 के चैप्टर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉसिल्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स, कोल एंड डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे कोल। कोल क्या होता है? ये ब्लैक मटेरियल होता है प्लांट ओरिजिन का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम कि ये एक ब्लैक मटेरियल है और ये प्लांट ओरिजिन का है, जो कि ज़मीन के नीचे तय में अर्थ क्रस्ट में जो है पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है जी? ये अर्थ क्रस्ट में। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये कहाँ से आया कि ये ख्याल किया जाता है कि 500 मिलियन ईयर अगो 500 मिलियंस ईयर अगो जो है जो प्लांट्स थे वो ज़मीन के नीचे चले गए, वो बरीड हो गए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे उनका बैक्टीरियल डिके हुआ, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं थी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वहाँ पे क्या हुआ, उनका डिके हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा था। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर क्या हुआ जी, प्लांट्स जो ज़मीन के नीचे बरीड हो गए थे उनका क्या हो गया, उनका डिके हुआ। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है जी, यानी जो ट्रीज वगैरह हैं, वुड है जी। ठीक है, वुड, ठीक है, उसका क्या हुआ, डिके हुआ। और किस तरह से डिके हुआ जी, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस तरह से डिके हुआ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है जी, क्या हुआ, वुड का डिके हुआ। और किस तरह से हुआ, बैक्टीरियल डिके हुआ, बैक्टीरिया ने इनको डिके किया। और बैक्टीरियल, हम कहते हैं बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन की वजह से वुड का डिके हुआ और वुड कन्वर्ट हो गई किस में जी, वुड की हम बात करते हैं कि वुड कन्वर्ट हो गई जी पीट में। ठीक है जी, एक फॉर्म है जी पीट जो है, पीट में फिर मजीद फर्दर जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर मजीद इसको मिला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीट जो है ये कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। ठीक है, LIGNIT, लिग्नाइट में, यानी हाई, इसमें मजीद क्या हुआ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर लिग्नाइट जो है ये कन्वर्ट हो गया किस में जी, आगे बाइटुमिनस कोल में। मजीद प्रेशर जब इसे मिला तो ये भी कन्वर्ट हो गया किस में, बाइटुमिनस कोल। और फिर बाइटुमिनस कोल मजीद प्रेशर जब इसको मिला, मजीद प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किस में, एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट, बल्कि इसको मैं यहाँ पे ठीक करके लिख लूँ, एंथ्रासाइट में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कोल की फॉर्मेशन हुई कि 500 मिलियन ईयर अगो जो प्लांट्स जो के बहुत थे और वहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस थी प्लांट के लिए, मगर जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हुई तो प्लांट जो है वो ख़त्म होना शुरू हुए, अर्थक्वेक हुए, बड़े बड़े जो दरख्त थे वो गिर गए और फिर वो ज़मीन के नीचे चले गए। ठीक है, और जब ज़मीन के नीचे गए तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई वुड की। और किस तरह से स्टार्ट हुई कि बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, उसका डिके हुआ वुड का। और उसके अलावा क्या, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब उसका डिके हुआ और अंडर हाई प्रेशर,
तो वुड जो है वो चेंज होगी पीट में। पीट जो है इसका फर्दर हाई टेम्परेचर की वजह से पीट जो है लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई, और लिग्नाइट जो है फर्दर जो है ये प्रेशर की वजह से बाइटुमिनस कोल, और बाइटुमिनस कोल जो है वो एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कोल बना। एंथ्रासाइड जो है ये क्या है, इसमें जो है वो कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ये जो है प्योर फॉर्म आप कह सकते हैं कोल की, कि ये सबसे जो है प्योर फॉर्म है कोल की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोल जो है इससे हम क्या इसको हम क्या करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो कोल जो है हम बहुत, ये चूंकि एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, ठीक है, एज अ फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, और उसके अलावा ये बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से हम निकालते हैं, ठीक है। और किस तरह से निकालते हैं उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम इसको जो है वो इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इसकी कार्बोनाइजेशन करते हैं। और किस तरह से कार्बोनाइजेशन करते हैं कि हम इसको हीट करते हैं। इसके बाद हम कोल की क्या करते हैं जी, कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, या फिर हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन करते हैं, कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन किस तरह से करते हैं कि हम कोल को हीट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीट इन द एब्सेंस ऑफ ABSCENC, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और कितने टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं, 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट तक जब हम इसे हीट करते हैं तो इसकी जो है डिस्टिलेशन होती है, इसकी हम कहते हैं कि कार्बोनाइजेशन होती है, और इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो इसमें से अलग होती हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर 3 चीज़ों में। और वो कौन सी हैं फर्दर, जो जिन 3 चीज़ों में ये कन्वर्ट होता है वो है जी हमारे पास नंबर 1 कोक है, कोक। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है जी, कोल तार है, कोल गैस है, कोल गैस। और नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, कोल तार, ठीक है। फर्दर जो है इनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये कहाँ से आ गई, ये क्या है, ये फ्रैक्शंस हैं जो कि हमने हासिल की कार्बोनाइजेशन के नतीजे में। कार्बोनाइजेशन हम किसे कहते हैं, यानी हम कोल को जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, और कितने टेम्परेचर तक हीट करते हैं, 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कोक आ गया हमारे पास। कोक क्या है जी, ये प्योर कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्योर कार्बन है। कोक क्या है जी, प्योर कार्बन है, और इसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है प्योर कार्बन है। इसके अलावा जो कोल गैस है इसको भी हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और इसके अलावा जो कोल तार है, ठीक है, इसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोल तार में क्या होता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोल गैस में क्या है जी, फ्यूल। इसको मैं ठीक करके लिख लूँ, फ्यूल, FUEL, फ्यूल के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। इसको भी हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, कोक को भी, FUEL। मगर कोल तार जो है इसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इसकी हम क्या करते हैं, कोल तार की हम फर्दर जो है क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कोल तार, ठीक है। तो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, यानी इसकी जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इसमें जितने भी कंपाउंड हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है या जो इसमें मौजूद हैं उनको हम जो है वो अलग करते हैं, ठीक है। उसको हम किस तरह से अलग करते हैं कि हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट करते हैं। जैसे इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन है, इसमें बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसमें होता है, टॉलीन है, TOLUEN, टॉलीन, ज़ाइलीन, XYLEN, ज़ाइलीन है इसमें, फिनोल है इसमें, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इनके मतलब हम डिटेल में अलग से वीडियो में भी स्टडी करेंगे, मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपाउंड हैं ये कोल तार में मौजूद होते हैं, और इनको हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड हैं, यहाँ पे नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ठीक है, नेफ्थलीन, NaPH ठीक है, जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंथ्रासीन है, और इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हम कोल तार से जो है वो अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यानी हमने क्या किया, जब कोल जो है उसकी कार्बोनाइजेशन की, उसको इन द एब्सेंस ऑफ हीट जो है हमने इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है जब हमने उसको हीट किया 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी फर्दर जो है 3 फ्रैक्शंस आ गई।
कोल गैस और कोल तार। कोक जो है इसको हमने कहा कि ये प्योर कार्बन है और इसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी हम इसको स्टील में, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जब हम स्टील बना रहे होते हैं तो इसको हम जो है कोक जो है यूज़ करते हैं। और स्टील क्या होता है कि ये उसमें जो है आयरन और कार्बन का जो है वो एलाय होता है और उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टील कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है खुद ऑक्सीडाइज होता है और किसी दूसरे स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से कोक को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। कोल गैस को हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं और कोल तार से हम फर्दर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसमें से निकालते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज देखा कि कोल जो है वो क्या है। इसके अलावा कोल जो है पाकिस्तान में जो है वो 184 बिलियन टन जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, और इसका 80% जो कोल है वो जो है वो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं। पाकिस्तान में जो है ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। भट्टी में, लाइम किल में क्या करते हैं जी, ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, ईंटें वगैरह जो है बनाते हैं। कोल क्या है इसके मतलब आज हमने स्टडी किया, होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि एनर्जी के, ताकत के ऐसे ज़राए के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या हैं, जो कि रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। अब सबसे पहले हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को, ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिन्यूएबल की, तो रिन्यूएबल लफ्ज़ निकला है रीन्यू से, और रीन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, या फिर हम कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा से बहाल कर लेना या फिर रिस्टोर कर लेना। तो एनर्जी जो कि हम कहते हैं कि ऐसी सोर्सेज से आ रही हो या ऐसे ज़राए से आ रही हो जो कि ख़त्म ना हो, रन आउट का मतलब है जो कि ख़त्म ना हो, और जो कि हम बात करें कि बहाल हो सकें या फिर दोबारा से रिस्टोर हो सकें या फिर रिप्लेनिश हो सकें। रिप्लेनिश जो है इसका भी मतलब होता है दोबारा से बहाल करना, यानी कि जो हमारी लाइफ में, जो हमारा लाइफ टाइम है उसमें हम उन ज़राए को दोबारा से क्या कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं, और वो सब के सब मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते। उन एनर्जी के सोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया गया है। सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट दिखाई गई है। अब सूरज की रोशनी जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या देती है, वो हमें एनर्जी देती है, और ये जो एनर्जी है अगर हम इसकी बात करें तो ये ख़त्म नहीं होती, यानी कि रन आउट नहीं होती, और इसको दोबारा से जो है वो क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट डे जब दोबारा से सूरज जो है वो निकलता है तो हम कहते हैं कि दोबारा से ये रिस्टोर हो जाती है एनर्जी, यानी कि क्या है, बहाल हो जाती है या फिर रिप्लेनिश हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें हवा की, तो हवा जो है, विंड जो है, उसमें भी एक ताकत मौजूद होती है, पावर मौजूद होती है। तो विंड पावर जो है उसे हम क्या कहते हैं कि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ताकत का ज़रिया है। इसी तरह से पानी की अगर हम बात करें, वाटर जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो पानी से भी हमें पावर मिलती है, ताकत मिलती है, या फिर हम कहते हैं एनर्जी मिलती है, और ये क्या है, पानी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि हम इससे पानी जो है उसको दोबारा से जो है रिस्टोर कर सकते हैं। ये सारा ख़त्म नहीं होता। किस तरह से ख़त्म नहीं होता कि जैसे जैसे बारिशें होती हैं तो क्या होता है, पानी ज़मीन पे दोबारा आ जाता है। इसका मतलब है कि पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। अब अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो हैं वो ज़राए हैं एनर्जी के या फिर ताकत के जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, और
उनको हम बहाल नहीं कर सकते या फिर रिस्टोर नहीं कर सकते, या फिर हम कहेंगे कि हम उनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेमाल होते हैं तो वो ख़त्म होते जाते हैं। इसकी अगर हम मिसाल लें कि इसकी मिसाल क्या है, तो कोयला यानी कि कोल जो है वो क्या है, ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो फॉसल फ्यूल्स जो हैं उनको अगर हम बात करें उनकी, तो ये क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। और फॉसल फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोल यानी कि कोयला जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम, जिसे हम आम ज़बान में उर्दू में पेट्रोल कहते हैं, जो कि गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस यानी कि कुदरती गैस जो है, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने चूल्हे में, वो क्या है, वो नेचुरल गैस है। और ये तीनों जो हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्या हैं, ये हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स का क्या मतलब है कि फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, फॉसल्स से। और फॉसल्स जो हैं वो क्या हैं, फॉसल्स जो हैं ये किस तरह से बनते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर जब मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या होता है कि वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, तो बहुत अरसे बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं फॉसल्स में। और उससे क्या बनता है, कोयला बनता है। और क्या चीज़ें बनती हैं, उसके अलावा पेट्रोल बनता है और नेचुरल गैस बनती है। और यही जो नेचुरल गैस है या फिर जो पेट्रोल है, इन्हें हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब काम अगर हम देखें कि वो कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले हमने बात किया कि हम खाना बनाने में या खाना पकाने में जो है वो हम नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी मदद से खाना जो है वो पकता है या फिर कुक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे घर हैं उनको गर्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जो हम ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि आमदोरफ्त के जो ज़रिए हैं, जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह या कार्स जो हैं, ये ट्रांसपोर्ट में आती हैं। और सनतें यानी कि इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे कपड़ा वगैरह तैयार होता है या रबड़ तैयार होती है, उन्हें कहते हैं सनतें। जहाँ पे बड़े पैमाने पर कोई चीज़ तैयार होती है, उस जगह को इंडस्ट्री कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट, इनको चलाने के लिए, इनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ईंधन की। और वो ईंधन की सूरत में होता है पेट्रोल की सूरत में। और पेट्रोल क्या है, ये एक फॉसिल फ्यूल है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल हैं, क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स में तैयार होते हैं, यानी कि इन्हें बहुत साल लगते हैं बनने के लिए, तो अगर ये सारे हम निकाल के इस्तेमाल कर लें तो ये फ़ौरन से नहीं बनते, बल्कि इन्हें दोबारा से बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यू का मतलब है, नॉन रिन्यू जो है इसका मतलब है कि ये इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से दोबारा नहीं बनते। जब ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है दोबारा से बनने में। इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, जो कि दोबारा से रिस्टोर हो सकते हैं और बहाल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में।